हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए बेटा, स्वागत है आप सभी का अनामिका क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का विज्ञान का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा, आज शुरू करते हैं। तो देखिए, पादपों में पोषण। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कि भाई भोजन क्या है। भोजन क्या है बेटा? जो भी हम खाते हैं वही क्या है? भोजन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आप लोग क्या क्या खाते हो बेटा? तो देखिए बेटा, जो भी आपने खाया ना, वो ही क्या है? वही आपका भोजन है। तो आओ अब हम उदाहरण से भोजन को समझते हैं। तो देखिए बेटा, ये क्या आ गया? ये आ गई आपके पास थाली। क्या आ गई? ये आ गई आपके पास थाली। अब देख रहे हैं आप, इसमें कितनी सारी सब्जियां हैं, चपाती है, पापड़ है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो यही क्या है? यही क्या है? आपका भोजन। तो देख रहे हो बेटा, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये तो चावल है, ये तो पनीर है, और ये क्या है? ये खीर है, और ये पराठा है, और ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये है पापड़। और ये क्या है? ये है सब्जी। और ये है दाल। ये क्या है? ये है कढ़ी। और ये क्या लग रहा है? ये भी सब्जी लग रही है। और ये छोले की सब्जी है, छोले की सब्जी। और ये क्या है? ये है सलाद। तो देखो बेटा, अपन ने कितनी सारी चीज़ें ले ली। दाल भी ले ली, सब्जी भी ले ली, पापड़ ले लिए, चावल ले लिए, पनीर ले ली, खीर ले ली, पराठा ले लिया। तो ये सारा क्या है बेटा? ये सारा ही तो भोजन है। अब समझ गए? तो भोजन क्या है, अब आप अच्छे से बता सकते हो कि जो भी आप खाते हैं वो ही आपका भोजन है। तो चलिए बेटा, अब पढ़ते हैं अपन कि भाई भोजन के घटक क्या हैं। भोजन के घटक। तो बेटा, आप कक्षा 6 में अच्छे से पढ़ कर आए हो कि भाई भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक बार भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन, वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये क्या है? ये बेटा भोजन के घटक हैं। ठीक है, हम जो भोजन खाते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और वसा भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा ना, तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, और प्रोटीन भी नहीं होगा तो भी हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। वसा अगर भोजन में नहीं होगी तो भी हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो देखिए बेटा कि जो भी हम भोजन खाते हैं, वो जो भी हमने खाया, तो ये सारे घटक उस भोजन में उपस्थित होने चाहिए। इसी से ही तो हमारी वृद्धि होगी, है ना। कुछ भी हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? मम्मी अपन को बोलती है बेटा खाना खा लो। क्यों खा लो? क्योंकि भोजन को हम खाते हैं, तभी तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, तभी तो एनर्जी आती है हमारे शरीर में, है ना। तो भोजन हम इसीलिए खाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और हमारे शरीर का विकास करने के लिए। तो हम चावल खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, है ना, कभी रोटी खाते हैं, कभी कुछ मन किया तो कुछ मीठा खाते हैं। तो बेटा ये सब चीज़ें अपन खाते हैं। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी चीज़ें बेटा हमारे भोजन में उपलब्ध रहती है। ठीक है, अब समझ गए आप भोजन के घटक। तो देखिए,
अब हम देखते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ लिया हमने, लेकिन कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है, पपीते में, तरबूज में, आम में, मक्का में, बाजरे में, चावल में और गेहूं में, ठीक है। और शकरकंदी में, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट इनमें बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है। अगर आलू खा रहे हो, ठीक है, तो आलू खा रहे हो तो क्या कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जा रहा है और आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। आपने गन्ना खाया या फिर गन्ने का जूस पिया मीठा मीठा, तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित रहता है जो हमारे शरीर में जाता है। पपीता खाते हैं अपन, तरबूज खाते हैं और आम खाते हैं, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं की रोटी सभी लोग खाते हो। तो देखिए बेटा कि जो गेहूं की रोटी अपन खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ आ गए होंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में उपलब्ध रहता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन वसा के स्रोत। वसा के स्रोत क्या हैं कि भाई देखिए, आपने बादाम खाई, ठीक है, और मूंगफली खाई, ठीक है, और नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल, घी, जो भी है अपन खाते हैं ना बेटा, उसमें क्या होती है, वसा होती है, ठीक है। तो जो भी तेल अपन खाते हैं उसमें क्या होती है, वसा होती है। मूंगफली अपन खाते हैं उसमें भी वसा होती है, ठीक है। तो अब आपने देख लिया। अब देखिए कि भाई जो जंतुओं से, जो जैसे अंडे हैं, अंडे अपन ने खाए, अंडे किससे मिलते हैं, मुर्गी से। तो जंतुओं से जो अपन को वसा प्राप्त होती है, ठीक है, वो कैसे, मछली जो मांसाहारी होते हैं वो मछली खाते हैं, है ना, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये वसा के स्रोत हैं जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। घी, गाय से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है ना। दूध से क्या बनता है, घी और क्रीम, और दूध से क्या बनता है, मक्खन। तो ये समझ गए बेटा बा कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के स्रोत क्या क्या है। तो अब आगे देखिए। अब देखिए बेटा, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं। प्रोटीन के स्रोत हैं, देखिएगा, एक तो पादप स्रोत हैं और एक है जंतु स्रोत, ठीक है। अब पादप स्रोत में भी क्या क्या है, पादप स्रोत में है, देखिए, चना हमें पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ठीक है। ये सब, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। अपन दाल खाते हैं ना, प्रोटीन होता है उसमें भरपूर मात्रा में, तभी तो बोलते हैं बच्चों को दाल खानी चाहिए, एक टाइम तो दाल खानी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, फुल प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है। अब देखिए जंतु स्रोत, जंतु से देखिए, अब आपने अंडा खाया, अंडे में भी प्रोटीन होता है, पनीर में भी प्रोटीन होता है, मछली में भी प्रोटीन होता है, ठीक है, मांस में भी प्रोटीन होता है और दूध में भी प्रोटीन होता है। तो आपने देखा, जो मछली होती है, मांस होता है, इनमें वसा भी होती है और क्या होता है, और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ में एक ही घटक उपलब्ध हो। मतलब कि अगर आप मछली खाते हो तो मछली में आपको प्रोटीन भी मिलेगा और आपको वसा भी मिलेगी। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे बेटा कि भाई प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि भाई पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, पोषण किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरी बात को आप, कि भाई जो भी सजीव होते हैं, सजीव तो आप समझते ही हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, ये सभी क्या हैं, सजीव हैं। मनुष्य, है ना, क्योंकि ये सभी क्या है, शोषण करते हैं, तो ये सब सजीव हैं। तो क्या हुआ कि भाई सभी सजीवों को
भोजन की आवश्यकता तो होती है, सभी को होती है ना भाई। हम लोग खाना वाना खाते हैं जभी तो हमें एनर्जी मिलती है, और तभी एनर्जी मिलती है तभी तो अपना शरीर काम करता है ना। तो क्या सभी सजीवों को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए बेटा, जो सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, ठीक है, आप एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा। एक बार आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई जो सजीवों है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब समझ गए बेटा पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा कि जो मनुष्य होता है, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं ना, सभी क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करने एवं इसकी उपयोग की विधि है ना, कि भाई ये कैसे उपयोग में लेते हैं, उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण। समझ गए। अब देखिए पोषण, पादपों में पोषण विधि, ठीक है, पादपों में पोषण विधि देखते हैं। अब देखिए बेटा स्वपोषी, ठीक है, पादपों में पोषण की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। तो देखिए स्वपोषी क्या होती है, स्वपोषी वो होती है बेटा कि पोषण की वह विधि जिसमें क्या, जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्या कहलाता है, स्वपोषण। और ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार आप देखिए, आप एक बार एग्जाम्पल देखिए, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। देखिए मैंने अभी बताया ऐसे पादप, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, ठीक है। अब देखिए पेड़ पौधे को कोई खाना थोड़ी ना खिलाता है जा करके, है ना, कोई नहीं खिलाता, वो तो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पेड़, ये टमाटर का पेड़ है और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। तो देखिए अब पेड़ आपने देख लिया, तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा स्वपोषी, ठीक है। अब देखिए अब आप देखिए विषमपोषी क्या होता है। विषमपोषी होता है बेटा जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य खुद नहीं बना सकता ना खाना, खुद कैसे बना सकता है ना, वो तो पेड़ पौधों पर ही निर्भर है ना, खुद कैसे बना लेगा, खुद तो बना ही नहीं सकता। तो ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव जंतुओं को क्या बोलते हैं, विषमपोषी। देखिए मनुष्य है ना, और ये क्या है, जीव जंतु है, ठीक है। तो ये बेटा अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम विषमपोषी। तो देखिए एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए कि पोषण की वह विधि
जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा? ऐसे जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब समझ गए आप अच्छे से? तो देखिए, पादपों में पोषण विधि आप समझ गए कि स्वयंपोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। स्वयंपोषी आप समझ गए, पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप ये आगे देखोगे कि स्वयं कैसे बनाते हैं। ठीक है, और विषमपोषी आप समझ गए कि जिसमें क्या मनुष्य, जीव जंतु, ये क्या अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये तो पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम विषमपोषी। तो अब देखिए आगे कि भाई पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये पेड़ देख रहे हैं, आप ये चित्र देख रहे हैं पेड़ का। तो देखिए इसमें क्या कि भाई जो पादप होते हैं ना, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो अपना भोजन बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं? तो देखिए बेटा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये सूर्य का प्रकाश है ना? ये आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अब आप एक बार ये देख लीजिए कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे अभी आगे, है ना? तो देख लीजिए कि जो भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये डिटेल से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए कि भाई जो अपने पादप है, पादपों की जो जड़ है, ठीक है, जड़ क्या काम करती है? तो आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम देख रहे हैं आप, देखिए ये बेटा जड़ है। ये क्या है? पादप की क्या है? जड़। आप देख रहे हैं ये जड़ जो क्या कार्य करती है? ये बेटा जल और क्या? खनिज। ठीक है, जल और खनिज को क्या करती है? मिट्टी में से ग्रहण करती है। ठीक है, मिट्टी में से क्या ग्रहण करती है? मिट्टी में से बेटा जल और खनिज ग्रहण करती है। ठीक है, जड़ ये ही कार्य करती है। अब देखिए कि भाई पादपों में तने के कार्य, तना क्या कार्य करता है बेटा पेड़ में? तो देख रहे हैं कि ये क्या है? ये है आपका तना। ये क्या करता है? ये जो अभी जड़ से जो जल और खनिज प्राप्त किया है ना, तो उसको क्या करता है? तना ग्रहण करता है और उसके बाद क्या करता है बेटा? वो पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या करता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इसका क्या कार्य हुआ? जो जल एवं खनिज जड़ द्वारा ग्रहण किए हैं
उन्हें तना पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, समझ गए हो आप तने का कार्य। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब आप समझिए प्रकाश संश्लेषण भाई क्या होता है। ठीक है, अभी तो आपने क्या किया, अभी तो आपने मोटा मोटा उसको देखा भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अब आप इसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। देखिए अब आपको ये पेड़ नज़र आ रहा है ना। अब ये क्या जड़ें क्या ले रही हैं, अभी हमने देखा कि भाई जड़ क्या काम करती है, जल और खनिज जड़ें प्राप्त करती हैं। ठीक है, तने तक पहुंचाती है और तना पत्तियों तक जल एवं खनिज को भेज देता है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप ये जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मैंने अभी बताया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पत्तियों द्वारा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पत्तियों द्वारा क्या होता है, पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, पत्तियों के द्वारा क्या भोजन बनाने की प्रक्रिया है। और आप एक बात देख लीजिए बेटा, इसमें एक पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है पत्तियों में, जिसके कारण पत्तियों का कलर कैसा रहता है, जिसके कारण ही तो पत्तियों का कलर हरा रहता है। ठीक है, तो पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में एक क्लोरोफिल नाम का एक हरा वर्णक होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार आप इसको अब अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई क्लोरोफिल क्या करता है। क्लोरोफिल जो होता है ना बेटा, वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्या करता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बेटा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ठीक है, अब आप समझ गए कि ये क्लोरोफिल क्या कार्य करता है, ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। अब आप देखिए कि भाई जो ये जो ऊर्जा का उपयोग है, ठीक है, जो इस ऊर्जा का जो उपयोग है वो क्या जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, देखिए इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण क्या होता है बेटा, सूर्य के प्रकाश में होता है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है।
इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देख रहे हो आप, ये चित्र देख रहे हो बेटा, इसमें क्या जड़ें क्या कर रही हैं, जल और खनिज मिट्टी से प्राप्त कर रही हैं और तने को भेज रही है। तना क्या कर रहा है, तना पत्तियों तक जल और खनिज को भेज रहा है, ठीक है। और फिर क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है और पत्ती अपना भोजन बना रही है। और भोजन बनाने में क्या करती है पत्तियों को क्या क्या चाहिए, जल चाहिए और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो पत्तियाँ ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ देती हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, ये डायग्राम अच्छे से देख लो बेटा, अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और ये हरा वर्णक क्या है और भाई किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा किस तरह से पत्तियाँ अपना भोजन बनाती है, ठीक है। अब समझ गए बेटा, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक बार ये प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। देखिए बेटा, एक बार अपन समीकरण के द्वारा एक बार इसको समझ लेते हैं, इस प्रक्रम को। तो देखिए, ये डायग्राम आपको समझ आ रहा है ना अच्छे से। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल पत्तियों ने क्या किया, ग्रहण किया, ठीक है। और साथ में क्या मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश भी पत्तियों को प्राप्त हो रहा है। और क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या, क्लोरोफिल सहायता करता है ऊर्जा को प्राप्त करने में, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, फिर क्या पत्तियाँ क्या दे रही हैं, जो हमारा पेड़ है पूरा, वो उसके अंदर जो पत्तियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो बेटा ऑक्सीजन प्रदान कर रही है ना, और कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान कर रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या की है, इसने ग्रहण की है, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या की है, प्रदान, ठीक है। अब समझ गए अब आप इस प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को। अब देखिए बेटा, पादपों में पत्तियों के क्या कार्य हैं। आपने जड़ का देख लिया, आपने तने का देख लिया, अब आप पत्तियों के कार्य भी देख लीजिए कि जो भाई पादपों में पत्तियां हैं वो क्या, क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को संग्रहण करने का कार्य करती है। मैं ये आपको बार बार बता रही हूँ और आप दोबारा एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अब आप ये पत्ती देख रहे हैं ना, ये पत्ती सभी बच्चे समझ रहे हैं, पत्ती तो सभी जानते हैं, पत्ती तो क्या होती है, पेड़ की पत्तियाँ। तो देख लीजिए बेटा, ये एक पत्ती है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पत्तियों में जो ये अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर पत्ती को देखा जाएगा तो बेटा यहाँ पर एक रंध्र होता है ना, रंध्र द्वार जिसको बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं, है ना, रंध्री द्वार होता है। तो इस द्वार को अगर देखेंगे अपन तो यहाँ पर बेटा द्वार कोशिकाएं होती हैं, है ना, या यहाँ पर क्या द्वार कोशिकाएं होती हैं। और ये जो हरा कलर है, आप ये वाला डायग्राम देखिए एक बार, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये रंध्र है ना, और ये क्या है, ये द्वार कोशिकाएं हैं। और ये हरा कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्लोरोफिल। अब आप अच्छे से समझ गए कि भाई पत्तियाँ क्या कार्य करती है ना, भोजन बनाती है पादपों को पत्तियाँ, है ना, ये बात पता लग गई आपको। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब बेटा आज तक के लिए इतना ही, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा, थैंक यू।